वो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछला वीडियो डाला है जिसमें प्रिंटर के बारे में बताया गया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, या फिर मैं आई बटन लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पूछे जाते हैं। उसमें प्रिंटर हो गया या फिर कंप्यूटर मेमोरी हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। और जो भी चीज़ें अगर आपको नोट डाउन करनी है आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि एग्ज़ाम के टाइम आप उन चीज़ों को एक बार देख सकें। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी, तो मेमोरी से तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी डाटा या कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी मतलब अनुदेश हो, वो सब चीज़ों को या तो हम कंप्यूटर में स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दो तरीके से उसको स्टोर करके रखते हैं, जिसको संग्रहित कर पाते हैं, संग्रहित करना भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का एक बोलेंगे तो आवश्यक चीज़ है, उसके बिना फिर कंप्यूटर अधूरा सा हो जाएगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसमें वो अपनी डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे इंसान अपने दिमाग में एक मेमोरी की तरह हर चीज़ों को सेव करके रखता है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी अपना जो भी डाटा रहता है उसको मेमोरी में सेव करके रखता है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि मेमोरी कितने तरीके की होती है। यहाँ वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर उसका विस्तार से हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण, तो इसमें होता है एक प्राथमिक मेमोरी जिसको कहा जाता है मुख्य मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसको सहायक मेमोरी भी बोला जाता है, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी के 3 पार्ट में इसे बांटा गया है। एक स्थायी मेमोरी जिसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, दूसरा होता है कैश मेमोरी, और तीसरा होता है अस्थायी मेमोरी जिसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसके अंतर्गत जो पार्ट आते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। उसके अंतर्गत आता है रोम, फिर प्रोम, ई प्रोम, और फिर डबल ई प्रोम, ऐसे करके आते हैं। और जो अस्थायी मेमोरी होता है उसके अंतर्गत जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रैम। ध्यान दीजिएगा कि उसे हम बोलते हैं रैम। और जो रैम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, उस रैम के अंदर के 2 पार्ट को क्या बोला जाता है? पहला पार्ट को बोला जाता है डायनेमिक रैम, और दूसरे को बोला जाता है स्टैटिक रैम। ध्यान दीजिएगा आप लोग इन चीज़ों को। जैसे कि स्थाई के अंदर रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम ऐसे आया, वैसी अस्थाई जो मेमोरी है उसके अंतर्गत रैम आता है, और रैम के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को। फिर उसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी को एक तरीके से बोला जाए तो 2 पार्ट में इसे भी बांटा गया है, उसको आप देखिएगा, जिसको बोला जाता है क्रमानुसार मेमोरी या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस बोला जाता है। मैग्नेटिक जो टेप होते हैं वो सब चीज़ें आती है। और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 2 तरीके से होता है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट आती हैं। उन 3 पार्टों को जब हम देखेंगे, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत जो 3 पार्ट है उसमें पहला होता है ये चुंबकीय डिस्क, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस चीज़ों को। तो जब हम लोग चुंबकीय डिस्क का देखेंगे तो चुंबकीय डिस्क में जो आएंगे वो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आएगा, और सेकेंड नंबर पे आएगा हार्ड डिस्क। और उसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर यहाँ आ रहा है CD रोम,
जिसका कैपेसिटी होता है 700 MB। फिर CDR बोलते हैं जिसका कैपेसिटी 700 MB। फिर एक CDRW होता है जिसका कैपेसिटी 700 MB होता है। फिर एक DVD आता है जिसका कैपेसिटी जो बोला जाए 4.7 GB होता है। एक BRD आता है जिसका 25 से 30 GB तक होता है स्टोरेज। और एक होता है HVD जिसमें होता है 6 टेराबाइट तक इसका कैपेसिटी होता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो देखेंगे, जैसे द्वितीयक में 3 पार्ट थे, चुंबक के डिस्क, उसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आया, ऑप्टिकल डिस्क में इतने सारे चीज़ें आए, और जो थर्ड बचा ये थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आएगा एक फ्लैश मेमोरी जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं, और एक मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में भी लगता है। इन चीज़ों को आप जानते होंगे। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। और ऑप्टिकल के अंदर जितने भी CD, DVD ये सब चीज़ से रिलेटेड उसमें आते हैं। और जो चुंबकीय वाले होते हैं उसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आता है। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो स्टोरेज है वो स्टोरेज आखिर है क्या, कितना क्या होता है, इसके बारे में इनकी इकाइयों को जान लेते हैं मेमोरी का। तो जो एक निब्बल होते हैं वो 4 बीट के बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक निब्बल 4 बीट के बराबर होते हैं। और जो एक बाइट होता है वो 8 बीट के बराबर होता है, 8 बीट के बराबर। और ये वाली चीज़ें एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी लेता है कि 1 बाइट बराबर कितने बीट होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। वैसे आजकल सभी को पता ही रहता है क्योंकि GB में यूज़ हो रहा है, टेराबाइट में यूज़ हो रहा है, MB में डाउनलोडिंग सबको पता है। तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि जो 1024 बाइट होते हैं उससे मिलके 1 KB बनता है जिसको 1 किलोबाइट बोलते हैं। उसी तरीके से 1024 KB बराबर हो जाएगा 1 MB। फिर जस्ट इसी का चलते रहेगा सीरीज, जैसे 1024 MB बराबर 1 GB। फिर 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। फिर उसी तरीके से 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट। फिर EP 1024 EP बराबर यहाँ जेटाबाइट। फिर उसके बाद यहाँ 1024 जेटाबाइट बराबर ये क्या है, एटोबाइट। उसके बाद यहाँ YB देख लिए, 1024 YB बराबर, तो यहाँ देखते हैं 1 BB ब्रोंटोबाइट। उसके बाद यहाँ जब 1024 BB बराबर देखेंगे तो यहाँ 1 GB, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 1 गीगाबाइट होता है। यहाँ 1 GB का मतलब होता है 1 जियोबाइट। ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। ये है मेमोरी की इकाई जिसको हम देख रहे थे। और उसी तरीके से हम मेमोरी का अनुक्रम देख लेते हैं। तो CPU आता है, CPU के बाद रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, और फिर उसी तरीके से मैग्नेटिक टेप होते हैं। तो आकार की दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर छोटा होते जा रहा है। यहाँ आकार का यहाँ बताया गया है, देख लीजिए जो लाइन दिया है ये दिखा रहा है। और जब गति का बोला जाएगा तो यहाँ से ऊपर की ओर इसकी गति बढ़ते जा रही है। ध्यान दीजिएगा तो इन चीज़ों को कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो आकार का दिखा रहा है, और इधर नीचे से ऊपर जा रहा है तो गति का दिखा रहा है कि ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है और आकार नीचे की ओर छोटा होते जा रहा है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और सीरीज बाय सीरीज ध्यान दीजिएगा, CPU, फिर रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। उसी तरीके से यहाँ जब हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी, तो हमने शुरू में देखा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, 2 तरीके से हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को देखे थे वहाँ पे, और उन लोग के पार्ट देखे थे। तो हम सबसे पहले यहाँ उठा लेते हैं प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है।
तो प्राइमरी मेमोरी को जब हम देखेंगे तो यहाँ हमको पता चलता है कि यह एक तरीके का, इसको मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इन चीज़ों को, कि एक तरीके से आंतरिक या फिर मुख्य मेमोरी इसको बोला जाता है, जो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। सीपीयू, ध्यान दीजिएगा, सीपीयू से ये कनेक्ट रहता है। उसी तरीके से सीपीयू इसमें स्टोर किए हुए डाटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और ये एक अस्थायी मेमोरी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है इसे। जो प्राथमिक मेमोरी है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। और दूसरा यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अस्थायी मेमोरी होता है। और जो प्राथमिक मेमोरी होते हैं, हमने वहाँ देखा कि दो तरीके से, एक रैम और एक रोम। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि रैम और रोम होते क्या हैं। किंतु उससे पहले मैं आप लोग को बोल दूंगा कि ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह एक अस्थायी मेमोरी है। जो मुख्य है वो अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत है ऐसा। अब उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि रैम, तो रैम का फुल फॉर्म देखेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ध्यान दीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह मुख्य मेमोरी होती है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य मेमोरी होती है, साथ में इसमें इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वह रैम पर ही ओपन होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कि जब आप कंप्यूटर ऑन किए और फिर उसमें जब जाना चालू हुआ, प्रोसेस होना चालू हुआ, उसमें मतलब उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जब सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो कौन करेगा, तो वह रैम मेमोरी में ओपन होता है। अगर रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर चलेगा ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये अगर रैम नहीं रहेगा तो ना तो सॉफ्टवेयर चलेगा और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी। भले अस्थायी है लेकिन काम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। वहीं जब हम देखते हैं तथा इसके जो अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होता है तो इस मेमोरी के सारे डाटा डिलीट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मुख्य इसलिए कि वो चालू करके रखता है, पूरे सॉफ्टवेयर को चालू करता है। अगर वो नहीं हो रहेगा तो आपका कंप्यूटर चालू नहीं हो पाएगा। लेकिन अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जैसे बिजली गुल तो वैसे उसकी डाटा भी पूरी गुल। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, तो इसके हम लोग दो पार्ट देखे थे। तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम, दो चीज़ों को हम देखे थे। तो ये इसमें बताया गया है कि इसकी जो गति है वो धीमी गति होती है डी रैम की। रैम चिप की सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ बता दिया गया है और भी जितने हैं। तो एच डी रैम मतलब जो सिंक्रोनस, ये डायनेमिक रैम है। फिर यहाँ पास बता दिया है कि रैम्बस डायनेमिक रैम के बारे में। फिर यहाँ बता दिया है DDR रैम मतलब डबल डेटा डायनेमिक रैम। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा कि जो डी रैम होते हैं डायनेमिक रैम, उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। उसी तरीके से एस रैम का देखेंगे तो इस तरह की जो रैम की गति होती है वो डी रैम की तुलना में अधिक होती है। मतलब एक धीमी गति से काम करता है जो डी रैम है, और जो एस रैम है वो तेज़ गति से काम करता है। तो इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा रहता है, किंतु एस रैम में केवल ट्रांजिस्टर लगा रहता है। और इसमें उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि नॉन वोलेटाइल जो एस रैम है वो आते हैं, स्पेशल एस रैम आते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सिंक्रोनस एस रैम आते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो सिंक्रोनस रैम आते हैं। तो इतने तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। किंतु यहाँ मैंने जो स्टार लगाया है वो इम्पॉर्टेंट है,
कि जो डी रैम है उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों पाया जाता है और एस रैम में ट्रांजिस्टर पाया जाता है। उसी तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ रीड ओनली मेमोरी, जिसको रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी मतलब रीड ओनली मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्थायी मेमोरी है। ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा निर्देश रहता है जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली बस आप कर सकते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये जो रोम होता है ये 3 प्रकार से होता है। एक पी रोम जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। फिर उसके बाद ई जुड़ गया तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, अगर ई जुड़ा तो इरेजेबल, ठीक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। उसके बाद इसी को ई प्रोम बोलते हैं। और डबल जो ई प्रोम है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ बताया गया है इसका फुल फॉर्म, वो सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ बढ़ते जाएगा पी प्रोम तो सबका वही रहेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई जुड़ गया तो इरेजेबल हो गया। फिर उसके बाद ई एक और जुड़ गया तो यहाँ इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राथमिक मेमोरी के पूरे पार्ट देख लिए। अब यहाँ देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी का जब पार्ट देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है, इसे बाहरी या एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी जो बोलते हैं वो भी कहते हैं इसे। और ये जो मेमोरी होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। ध्यान दीजिएगा कि वो अस्थायी मेमोरी था प्राथमिक, उसको मुख्य मेमोरी बोलते थे लेकिन वो अस्थायी था। और यहाँ ये क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और ये स्थायी मेमोरी होता है। इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से जो स्टोर करके हमेशा रखते हैं वो चीज़। तो अब जब आगे पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। जैसे फ्लॉपी डिस्क, पहले लोग इसी में सेव करके रखते थे। वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है, इसकी मानक स्टोरेज 1.44 MB होता है। मानक स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, ये देखिए फ्लॉपी का मैंने इसीलिए जानबूझ के यहाँ आप लोग के सामने फ़ोटो एडिट करके डाला है। उसी तरीके से जब आप देखेंगे हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में ये देखेंगे कि यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्युमिनियम धातु का बना होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड होते हैं उसकी लेप चढ़ा हुआ रहता है। और उसी तरीके से देखेंगे जब हम हार्ड डिस्क में तो 2 तरीके से ये आता है, एक मैग्नेटिक और एक ऑप्टिकल। तो जो मैग्नेटिक होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो चित्र डाले हैं उसमें मैग्नेटिक जो होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर, वृत्ताकार परतों से मिलकर, ये देखिए यहाँ परत दिख रहा है, इस परत से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है साधारण होती है, साधारणतः जो है 80 GB होती है, बहुत है। और गति जो होती है वो गति होती है 7200 RPM की। ध्यान दीजिएगा, गति जो होती है 7200 RPM की होती है। और जो साधारणतः बोला जाए तो स्टोरेज जो कैपेसिटी है इसकी 80 GB होती है। उसी तरीके से जब ऑप्टिकल डिस्क का, अभी मैग्नेटिक डिस्क देखे, अब ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं इसमें। तो जब यह देखेंगे तो यह वृत्ताकार ऑप्टिकल डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है और हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी गति भी अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा हर चीज़ों को। उसी तरीके से जब थर्ड पार्ट में देखेंगे हम, तो थर्ड पार्ट में यहाँ बताया गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पास हम लोग क्या देखें, फ्लॉपी डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के 2 प्रकार, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल हार्ड डिस्क। और उसी तरीके से जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लेजर की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह
यह दो तरह का होता है, इसमें बताया गया है। स्टोरेज जो डिवाइस में सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग की लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सीडी है उसमें सूचनाओं को पढ़ने और लिखने के लिए एक लाल रंग का बीम आएगा, वही उस पर चलते रहता है ऐसे, और फिर उसी से पता चलता है। और जहाँ स्क्रैच रहता है वहाँ धुंधला भी आने लग जाता था पहले, ध्यान दिए होंगे आप लोग। तो सीडी की जो भंडारण क्षमता है वो एमबी मेगाबाइट में होती है। तो आप लोग को पता है कि 700 के करीब ये रहता था, 700 सीडी का। उसी तरीके से यहाँ इसके जो पार्ट हैं सीडी के, तो सीडी रोम हो गया। तो सीडी रोम, इसमें डेटा एक बार में मतलब एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, इसे मिटाया या पुनः लिखा नहीं जा सकता। और इसकी जो भंडारण क्षमता देखिए यहाँ 700 MB बताई गई है। और उसी तरीके से एक जो सीडी को वॉर्म के रूप में जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिया तो एक सीडी को वॉर्म के रूप में जाना जाता है। ये हो गया पहला सीडी रोम। यहाँ जब दूसरा देखते हैं CD RW, तो RW मतलब रीड और राइट, समझ आ रही है यहीं से कि रीड और राइट मतलब जो संग्रहित डाटा है उसको पुनः मिटाया या पुनः नया डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो रीड राइट, CD का रीड राइट मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट इसको बोला जाता है। अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है और इसकी भी भंडारण क्षमता है वो 700 MB होती है। और जो CDR के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। CDR जो आता है, ध्यान दीजिएगा, एक CD और R आता है, तो ये जो रहते हैं तो खाली रीड आप एक बार कर दिए हो गया। और इसमें जब CDRW अगर लिखा रहेगा RW, तो मतलब आप समझ जाइए कि इसको हम बार बार इरेज कर करके फिर से कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में करते हैं उसी तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा कि CD के दो पार्ट हो गए यहाँ, CD रोम और एक हो गया CDRW। उसी तरीके से चौथे पॉइंट में आते हैं। तो पहला हमने देखा फ्लॉपी डिस्क, दूसरा देखा हार्ड डिस्क, तीसरा देखा CD और चौथा देखते हैं तो चौथा में DVD आता है। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होते हैं जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि कभी पूछ भी लेता है तो वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में है 4.7 GB और डबल लेयर में 8.5 GB होती है। ध्यान दीजिएगा, और इसका मुख्य उपयोग फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ DVD के बाद आता है रजिस्टर। तो ये डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण कौन सा है, तो रजिस्टर है। जो स्टोर करने का जो सबसे छोटा है तो वो कौन सा है, उपकरण। और ये जो है ये कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथों से मिलकर बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो रैम है ऐसे बहुत सारे रजिस्टर को परिपथ के माध्यम से जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद रैम बनाया जाता है। ये भी अस्थायी रूप से स्टोर करता है रजिस्टर भी। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया तो ध्यान दीजिएगा। और पेन ड्राइव हो गया, तो USB पोर्ट जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट के अंतर्गत ये आएगा। जो उसके पार्ट थे द्वितीयक मेमोरी के, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। तो इसमें हम लोग ऑप्टिकल पढ़ने के बाद अभी पेन ड्राइव जो आया वो किस में आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले में आ गया। तो USB पोर्ट जो होता है वो तो सब लोग जान रहे हैं कि एक पेन की तरह डिवाइस होता है, बाह्य मेमोरी के रूप में एक काम करती है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। उसी तरीके से ब्लू रे डिस्क जो होता है, जिसको ब्लू रे डिस्क, तो यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही दिखाई देता है, इसमें जिसमें लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज क्षमता होती है और प्रत्येक लेयर में 25 से 50 GB तक की डाटा संग्रहित करने की क्षमता होती है, मतलब प्रत्येक लेयर में। और मैंने इसीलिए जानबूझ के यहाँ किया है कि आप लोग देख के समझ
सकें। ये जो है यही है ब्लू रे। ये 2003 में आया था, इसका वो किए थे, मतलब एक मूवी थी, वो उस मूवी को इसी में डाउनलोड करके और फिर प्रमोट किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये है डीवीडी और ये है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, और ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलेंगे, और ये ब्लू रे। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से हमारा मेमोरी टॉपिक ख़त्म होता है। और इसकी बहुत सारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट अभी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट, जिसको आप देख के मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।